नमस्कार, एएनबी सुपरफास्ट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं करण जोशी। बढ़ेंगे पहली खबर की तरफ। भारत चीन तनाव के बीच भारत ने चीन से कड़े शब्दों में कहा है कि एलएसी में एक तरफा बदलाव कदे बर्दाश्त नहीं होगा। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि एलएसी को लेकर हमने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। हम शांति चाहते हैं। 1993 के बाद से कई समझौते हुए। चीन के सैनिकों ने समझौते का उल्लंघन किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि एलएसी को बदलने के प्रयास को हम स्वीकार नहीं करेंगे। शांति की बहाली के लिए प्रयास जारी हैं। हमने राजनयिक और सैन्य स्तर का इस्तेमाल किया। शांति द्विपक्षीय संबंध का आधार है। अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि हमने यह भी स्पष्ट किया है कि भारत एलएसी का सम्मान करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हम एलएसी में एक तरफा बदलाव स्वीकार नहीं करेंगे। आपको बता दें कि कोर कमांडर की बैठक के बाद चीन कई इलाकों से पीछे हटने को राजी हो गया, लेकिन फिंगर 4 और फिंगर 5 पर वह बना रहना चाहता है। चीन पैंगोंग और गोगरा से पीछे नहीं हट रहा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट के जरिए बागी तेवर अख्तियार करने के बाद से ही राजस्थान में सियासी संकट देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के कई विधायक सचिन पायलट के समर्थन में आ गए हैं। वहीं राजस्थान के सियासी संकट के बीच अब 10 दिन में तीसरी बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र के साथ मुलाकात की। वहीं इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि विधानसभा सत्र जल्द ही बुलाया जाएगा। ज़्यादातर विधायक हमारे साथ हैं। सभी कांग्रेस विधायक एकजुट हैं और वह लोग जो अदालत में गए हैं उन्होंने गलती की, उन्हें गुमराह किया गया। वहीं सूत्रों का कहना है कि गहलोत खेमे के सदस्य चाहते हैं कि राज्य में मौजूदा राजनीतिक संकट से निपटने के लिए जल्द ही विधानसभा सत्र बुलाया जाए। ऐसे में अगले सप्ताह ही विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है। वही सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार को लगता है कि अगर एक छोटा विधानसभा सत्र बुलाया जाता है तो वह विधानसभा में ताकत दिखा सकते हैं, जहां सचिन पायलट गुट के बागी विधायकों पर हिस्सा लेने के लिए दबाव डाला जा सकता है। गहलोत खेमे को लगता है कि अगर बागी विधायक विधानसभा सत्र के लिए जयपुर लौटते हैं तो उनमें से कुछ को गहलोत खेमे का हिस्सा बनने के लिए मनाया जा सकता है। राजस्थान की सियासत में पिछले कई दिनों से जारी नुरा कुश्ती का आज फाइनल है। सचिन पायलट और अन्य बागी विधायकों की याचिका पर आज राजस्थान हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। पिछली सुनवाई में अदालत ने राजस्थान विधानसभा स्पीकर को बागियों पर किसी तरह का एक्शन लेने से रोक लगा दी थी, जिसके बाद स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट की सुनवाई टालने से इनकार कर दिया। अब हाईकोर्ट पर हर किसी की निगाहें टिकी हैं। वहीं पार्टी में ही बागी रुख अपनाने वाले सचिन पायलट और उनके साथियों ने स्पीकर का नोटिस मिलने के बाद अदालत का रुख किया था। विधायक दल की बैठक में शामिल न होने पर कांग्रेस ने स्पीकर से शिकायत की और फिर स्पीकर ने नोटिस दिया। इस मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा, साथ ही स्पीकर को कोई एक्शन ना लेने को कहा। अब इसी पर फैसला सुनाया जाएगा। वहीं हाईकोर्ट की ओर से फैसला न देने के आदेश को राजस्थान स्पीकर सीपी जोशी ने संविधान का उल्लंघन माना। सीपी जोशी की ओर से दावा किया गया कि जब तक स्पीकर कोई फैसला ना दे तब तक अदालत उसके कामकाज में दखल नहीं दे सकती। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कई घंटे की सुनवाई के बाद भी हाईकोर्ट की सुनवाई टालने से इनकार कर दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने अपने खत में पीएम मोदी से प्रजातंत्र की रक्षा के लिए कदम उठाने की अपील की। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।
वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कमलनाथ की ओर से पीएम मोदी को लिखा गया खत भी शेयर किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में कहा गया कि लोकतंत्र की रक्षा हो और जनादेश की सुरक्षा हो। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को भूमि पूजन की तारीख तय की गई। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा गया। पीएम मोदी 5 अगस्त को राम मंदिर की नींव रखेंगे। हालांकि अब भूमि पूजन पर रोक की मांग करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। दरअसल इस याचिका में कोरोना वायरस के कारण भूमि पूजन पर रोक लगाने की मांग की गई। दिल्ली के पत्रकार साकेत गोखले ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेकर एक पीआईएल भेजी है। पीआईएल में कहा गया कि भूमि पूजन कोविड-19 के अनलॉक 2 की गाइडलाइन का उल्लंघन है। इसमें कहा गया कि भूमि पूजन में 300 लोग इकट्ठा होंगे, जो कि कोविड के नियमों के खिलाफ होगा। इस पिटीशन के जरिए भूमि पूजन के कार्यक्रम पर रोक लगाए जाने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को हैदराबाद एनकाउंटर मामले पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज वीएस सिरपुरकर की अध्यक्षता वाले जांच आयोग ने जांच के लिए और समय मांगा है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। कोर्ट इस अर्जी पर सुनवाई करेगा। आयोग ने जांच में देरी के लिए कोरोना और लॉकडाउन को कारण बताया। वहीं बता दें कि पिछले साल दिसंबर में हैदराबाद में वेटरनरी डॉक्टर के गैंगरेप और मर्डर के 4 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था। पुलिस के मुताबिक 4 आरोपियों ने मौके से भागने की कोशिश की, जिसके बाद उन्हें ढेर कर दिया गया। इस मामले में चीफ जस्टिस एसए बोबड़े ने कहा कि लोगों को सच जानने का अधिकार है। हम इस मामले में निष्पक्ष जांच चाहते हैं। कानपुर गोलीकांड में उत्तर प्रदेश पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी। यूपी स्पेशल टास्क फोर्स ने फरार आरोपी शिवम दुबे को गिरफ्तार किया। शिवम दुबे 2-3 जुलाई की रात बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल था। एसटीएफ ने उसे कानपुर से ही गिरफ्तार किया। शिवम बिकरू गांव का ही रहने वाला है और विकास दुबे का करीबी बताया गया। दरअसल कानपुर शूटआउट केस में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। मुख्य आरोपी विकास दुबे को एसटीएफ एनकाउंटर में ढेर कर चुकी है। इसके अलावा उसके कई अन्य साथी भी एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं, जबकि विकास दुबे के कई साथी पुलिस की गिरफ्त में हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच बकरीद के मौके पर जानवरों की कुर्बानी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन जारी की। गाइडलाइन के मुताबिक कुर्बानी केवल निजी वाहनों पर ही दी जा सकती है। साथ ही कुर्बानी के दौरान 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के मुताबिक मध्य प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के तहत बकरीद पर सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी देने पर रोक लगा दी गई। ऐसे में बकरीद के मौके पर सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी नहीं दी जा सकती। साथ ही गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर कार्रवाई भी की जा सकती है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। हर रोज़ नए कोरोना मरीज संक्रमितों की पुष्टि हो रही है। इसको देखते हुए भोपाल में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। भोपाल में तेज़ी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 24 जुलाई से 10 दिन का पूर्ण लॉकडाउन करने का फैसला किया गया है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने ऐलान करते हुए कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों को भी अब अंत्योदय अन्न योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि दिव्यांग व्यक्तियों को राशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा। इस संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों को गंभीरता से लिया गया। अभी सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया गया कि दिव्यांगों को अंत्योदय अन्न योजना के तहत सम्मिलित कर लिया जाए। उन्होंने बताया कि अंत्योदय अन्न योजना से दिव्यांगों को
35 किलो अनाज प्रति परिवार प्रति माह मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि साल 2003 में अन्य योजना का विस्तार किए जाने के दौरान गाइडलाइन में इस योजना के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को भी शामिल करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। सभी राज्य सुनिश्चित करें कि कोई भी दिव्यांग व्यक्ति इससे वंचित न रहे। इन दिनों उत्तर भारत में कई राज्य बाढ़ से जूझ रहे हैं, लेकिन सबसे गंभीर हालात बिहार में है। एक तो मूसलाधार बारिश और फिर नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से उत्तर बिहार में संकट गहरा गया है। बिहार के 10 से ज़्यादा जिलों के लाखों लोग मुसीबत से घिर गए हैं। वहीं अगर देखा जाए तो पूरे उत्तर बिहार का एक जैसा हाल है। सहरसा के सलखुआ प्रखंड में पूर्वी कोसी तटबंध के अंदर चानन, कबीरा, अलानी, सामहर्द खुर्द जैसे पंचायत में हालात बहुत ख़राब हैं। स्कूल पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। आवाजाही सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी है और सैकड़ों एकड़ धान की फसल तबाह हो चुकी है। दरअसल लगातार नेपाल से पानी छोड़ा जा रहा है, जो मुसीबत को बेहिसाब बढ़ा रहा है। ऐसे में बाढ़ पीड़ितों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की तैनाती की गई। आपको बता दें कि बिहार में कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बालान और महानंदा का कहर जारी है। इन सभी नदियों का कनेक्शन सीधे सीधे नेपाल से है, यानी जब भी नेपाल पानी छोड़ता है तो उसका कहर इन नदियों के जरिए उत्तर बिहार पर टूट जाता है। बिहार के साथ ही असम के कई हिस्सों में लगातार बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति और बिगड़ गई। बाढ़ से 26 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए, जबकि राज्य में 99 से अधिक लोगों की मौत हो गई। बरपेटा और मोरीगांव जिले से एक व्यक्ति की मौत की सूचना मिली। पिछले 24 घंटों में बाढ़ से कोकराझार और गोलाघाट जिलों में 2 व्यक्तियों के लापता होने की भी खबर है। वहीं क्षेत्रीय मौसम विभाग के मुताबिक बाढ़ की स्थिति और गंभीर होने की संभावना है, क्योंकि असम के अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। उधर असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ से 26 जिलों के 75 राजस्व सर्कल के 2525 गांवों में 26,31,343 लोग प्रभावित हुए। इसके अलावा 1,15,515 हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न थी। महज 4 घंटे के अंदर देश के 2 राज्यों में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। पहले महाराष्ट्र के पालघर में और फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में भूकंप आया। हालांकि इन दोनों ही जगहों पर रिक्टर स्केल में तीव्रता 3 के करीब रही। वहीं सबसे पहले महाराष्ट्र के पालघर में देर रात 12:26 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 3.1 आंकी गई। इसके करीब 3.5 घंटे के बाद जम्मू कश्मीर में भी भूकंप आया। सुबह 5:11 पर कटरा, जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 12,88,130 हो चुकी है। गुरुवार को रिकॉर्ड 48,446 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। अब तक एक दिन में संक्रमितों के मिलने का यह आंकड़ा सबसे ज़्यादा रहा। इसके पहले बुधवार को ही 45,601 लोग संक्रमित मिले थे। गुरुवार को सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में 9,895, आंध्र प्रदेश में 7,998, तमिलनाडु में 6,472 और कर्नाटक में 5,030 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं इसी बीच राहत की बात यह रही कि ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी 8 लाख के पार हो गया। अब तक 8,17,593 लोग रिकवर हो चुके हैं। गुरुवार को रिकॉर्ड 33,326 लोग ठीक हुए। एक दिन में ठीक होने वाले मरीजों की यह संख्या सबसे ज़्यादा है। अभी 4,39,481 लोगों का इलाज चल रहा है। इसी बीच बुरी खबर यह भी है कि संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा गुरुवार को 30,000 के पार हो गया। 11 मार्च को देश में कोरोना से पहली मौत हुई थी। इसके 135 दिन के अंदर 30,645 लोगों ने जान गंवा दी। फ्रांस को पीछे छोड़कर अब भारत दुनिया का 6वां देश हो गया है जहां सबसे ज़्यादा जाने गई हैं। आंकड़ों को देखें तो भारत में हर 10 लाख की आबादी में 22 लोगों की जान जा रही है।
वहीं राज्यों में इस समय महाराष्ट्र सबसे आगे चल रहा है, जहां एक दिन में 9,895 नए मामले सामने आए, जिसके बाद राज्य में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3,47,502 हो गई। संक्रमण के चलते पिछले 24 घंटे में 298 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 12,854 हो गई। इसके अलावा महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 6,484 मरीज ठीक हो गए। अब तक राज्य में 1,94,253 मरीज ठीक हो चुके हैं, तो महाराष्ट्र में अभी 1,40,395 मरीजों का इलाज चल रहा है। भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार का जोर टेस्टिंग को बढ़ाने पर लगा है। देश में 30 सेकंड में परिणाम देने वाले रैपिड टेस्टिंग किट पर काम हो रहा है। इसमें इजराइल की भी एक टीम सहयोग कर रही है। यह टीम अब भारत आ रही है। इजरायली दूतावास ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। इजरायली दूतावास की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि आने वाले हफ्तों में इजराइल के विदेश, रक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालय के नेतृत्व में भारत इजराइल एंटी कोविड-19 को ऑपरेशन चलाया जाएगा। इजरायली रक्षा मंत्रालय का उच्च श्रेणी का अनुसंधान और विकास दल तेल अवीव से स्पेशल फ्लाइट के जरिए दिल्ली पहुंचेगा। सीरिया के आसमान में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल ईरान का एक पैसेंजर प्लेन सीरिया के एयर स्पेस से उड़ान भर रहा था, तभी 2 अमेरिकी फाइटर एयरक्राफ्ट उसके पास आ गए। हादसे से बचने के लिए विमान के पायलट ने एल्टीट्यूड बदला, जिसके चलते विमान दुर्घटना से बच गया और अंदर कुछ यात्री हड़बड़ा गए। वहीं इस दौरान प्लेन में सवार कुछ यात्री बेहोश होकर विमान के फर्श पर गिर गए। यह विमान तेहरान से बेरूत जा रहा था। फिलहाल ईरान ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि अमेरिकी वायुसेना का कहना है कि F-15 फाइटर प्लेन सुरक्षित दूरी पर थे। इस घटना से अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ गया। एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप 2020 रद्द होने के बाद इंडियन प्रीमियर लीग के रास्ते खुल गए। अब IPL के तारीख की जानकारी भी सामने आ गई। दुनिया का सबसे मशहूर क्रिकेट लीग 19 सितंबर से UAE में शुरू होगा। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 8 नवंबर को खेला जाएगा। IPL की फ्रेंचाइजियों को इस फॉर्मूले के बारे में अवगत करवाया गया है। वहीं संभावना है कि अगले कुछ दिनों में होने वाली IPL गवर्निंग काउंसिल में इसकी पुष्टि हो जाएगी। इससे पहले BCCI के एक अधिकारी ने कहा कि बोर्ड UAE की एयरलाइंस अमीरात और इतिहाद के संपर्क में है। अगस्त के उनके कार्यक्रम के बारे में उनसे जानकारी मांगी गई, क्योंकि टीमें अगस्त के अंत तक UAE के लिए रवाना हो सकती हैं। करीब महीने भर पहले अपहरण पैथोलॉजी कर्मी संजीत यादव की दोस्तों ने ही हत्या कर दी और शव को पांडू नदी में फेंक दिया। गुरुवार रात पुलिस ने 2 दोस्तों समेत 4 युवकों और युवती को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि 26 जून को ही हत्या करके शव पांडू नदी में फेंका था, जिसके बाद पुलिस ने निशानदेही पर संजीत की बाइक बरामद कर ली है। वारदात को फिरौती की रकम के लिए अंजाम दिया गया। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गुरुवार को कहा कि राज्य की बीजेपी जेजेपी सरकार पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने के लिए अगले विधानसभा सत्र में एक विधेयक लाएगी। आपको बता दें कि चौटाला उद्योग, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मामलों के मंत्री भी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं और समाज में महिलाओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठा रही है। एक तरफ जहां कोरोना वायरस से देश जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर टिड्डी दल लगातार कहर बरपा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में टिड्डी दल ने आतंक मचाना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि राजस्थान के बीकानेर में रामपुरा बस्ती और मुक्ता प्रसाद क्षेत्र में आए टिड्डी दल ने पूरे क्षेत्र में कोहराम मचा दिया। वहीं इसे भगाने के लिए ग्रामीणों ने थालियां, पीपे और पटाखे जलाकर भगाने का प्रयास किया।
हरियाणा के फरीदाबाद में नगर निगम के अधिकारियों ने सरकारी जगह पर शराब पीने का मामला सामने आया। दरअसल इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें नगर निगम के अधिकारी नगर निगम सभागार की पार्किंग परिसर में खड़ी गाड़ी में जाम छलका रहे हैं। वहीं मीडिया को देख निगम अधिकारी वहां से भाग खड़े हुए। हरियाणा के जींद जिले से एक दिल दहला देने वाला मामले सामने आए, क्योंकि यहां एक हैवान पिता की गंदी करतूत सामने आई। जिले के डिडवाड़ा गांव में एक व्यक्ति ने तांत्रिक के कहने पर अपने 5 बच्चों की हत्या कर दी। 17 जुलाई को डिडवाड़ा गांव से 2 लड़कियां गायब हुईं। पिछले सप्ताह दोनों के शव हांसी बुटाना लिंक नहर से बरामद हुए। 5 साल के चुम्मा के सभी 5 बच्चों की मौत हो चुकी है। वहीं बता दें कि गुरुवार को पंचायत के सामने आरोपी पिता ने अपना गुनाह कबूला, जिसके बाद पंचायत ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी को पकड़ने की पुष्टि देर रात जींद के एसपी अश्विन शेणवी ने की। मामले के खुलासे होने के बाद पूरे जिले में सनसनी फैल गई। जम्मू कश्मीर की कठुआ पुलिस ने ड्रग तस्करी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने बताया कि भारी मात्रा में खेप पंजाब से कश्मीर जा रही थी। इसकी डिलीवरी बिजबिहाड़ा में होनी थी। सूचना पर पुलिस ने जांच शुरू की तो एक ट्रक से ड्रग्स की भारी खेप बरामद की गई। इसकी कीमत करीब 90 लाख से 1 करोड़ के बीच आंकी गई। इसी के साथ पुलिस ने ट्रक चालक सहित एक और व्यक्ति को मौके पर से हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए दोनों तस्कर पंजाब के ही रहने वाले हैं। पाकिस्तान और चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपना असली रूप दिखा दिया। पाकिस्तान आर्मी ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के एक गांव को निशाना बनाया। पाकिस्तान आर्मी ने कुपवाड़ा के एक गांव में अचानक फायरिंग करना चालू कर दिया, जिसमें एक स्थानीय महिला को गोली लगी। इससे पहले भी पाक आर्मी ने LOC के पास मौजूद गांव को निशाना बनाया था, जिसमें एक महिला सहित 3 बच्चों की मौत हो गई। मुंबई बीजेपी ने बढ़े हुए बिजली बिल के विरोध में प्रदर्शन किया। मुंबई की भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मंगल प्रभात लोधा ने कहा कि डिस्कनेक्शन का नोटिस और महंगा बिजली बिल दिया गया है। इसके खिलाफ धरना आंदोलन किया जा रहा है। साथ ही जब तक मांगे पूरी नहीं होती, बिजली बिल में राहत नहीं होगी, तब तक धरना जारी रहेगा। तो उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि एक व्यक्ति से 2 बदमाश उसका मोबाइल और पैसे बंदूक की नोक पर छीन कर ले जा रहे थे। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी की, जिसमें बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग भी की। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी फायरिंग की और दोनों बदमाशों को धर दबोचा। ANB सुपरफास्ट में इतना ही। करण जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।